सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर क्लास 11, उसमें डिसऑर्डर के बारे में। यानी कि डिसऑर्डर मतलब क्या। अगर मैं आपसे पूछूं डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, आप क्या बोलोगे? एबनॉर्मल कंडीशन, जो कंडीशन सुटेबल ना हो, है ना, बीमारियां भी बोल सकते हैं उसको, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग लगाओ डिसऑर्डर। कौन से चैप्टर का अगर लिखने का मन है तो लिख लो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर? चलो, इसमें पहला बात करेंगे हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इसमें आपको 5 to 6 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है और यकीन मानो सब याद हो जाएगा। बस आप इसको अच्छे से देखो और जो मैं लिखवा रही हूँ पॉइंट वाइज उसको नोट डाउन करते चलो। पहला आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिख लो। अब पॉइंट वाइज लिखना, पूरा पोथिया मत बनाना, लाइक पैराग्राफ में पूरा लिख रहे सजा रही ऐसे मत करना, है ना। पॉइंट वाइज लिखो। चलो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जीन में खराबी आता है। तो क्या लिखेंगे? पहला जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? चलो, अब सेकंड में क्या आता है तो देखो, यहां पे मान लो ये जीन है, इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये जीन है डिस्ट्रोपिन जीन। क्या है? डिस्ट्रोपिन जीन। अब डिस्ट्रोपिन जीन क्या करता है? डिस्ट्रोपिन जीन यहां पे बनाता है डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। इतना चीज क्लियर हुआ। जीन है, उसका हम लोगों ने नाम लिखा डिस्ट्रोपिन जीन। ये क्या बनाता है? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। क्या फॉर्म करता है? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर में, यहाँ पे बेसिकली डीजेनरेशन ऑफ मसल्स हो जाता है। अब अगर मान लो आपके बॉडी से पूरा मसल्स हटा दिया जाए तो आप क्या जीवित रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ मसल्स होने लगता है। मसल्स जो होता है वो डिग्रेड करने लगता है ना, डीजेनरेट होने लगता है। तो क्या होता है देखो, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, वो मसल्स बना, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स को, प्रोवाइड नरिशमेंट टू मसल्स, है ना। क्लियर हो रहा है? तो क्या होगा देखो, डिस्ट्रोपिन जीन में क्या होता है, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन बनता है और डिस्ट्रोपिन प्रोटीन क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स को। अब जब मान लो इस जीन में ही खराबी आ जाएगा तो क्या होगा? जीन में जब खराबी हो जाएगा तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, डैमेज हो जाएगा, इसके कारण से नरिशमेंट मसल्स को नहीं मिल पाएगा। क्लियर? इतना चीज क्लियर हो रहा है? लिखो इसको। अब ये वाला क्लियर हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको रिकैप मिल जाएगा। अब बस आप अगर अभी इसको शॉर्ट में जान रहे हो तो क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जीन में खराबी आने के कारण ये डिसऑर्डर दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ मसल्स हो जाता है। क्या होता है? डीजेनरेशन ऑफ मसल्स। अब देखो, डिस्ट्रोपिन जीन होता है, उस वो बनाता है डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। डिस्ट्रोपिन प्रोटीन जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स, फाइबर्स, स्केलेटल मसल्स के बीच में। अब जब ये जीन ही खराब हो जाएगा, जब ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो क्या नरिशमेंट मिल पाएगा मसल्स को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा? डिजेनरेशन ऑफ मसल्स हो जाएगा। बहुत ईजी था। अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। चलो, इसको मैं मिटा रही हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, मैंने अब टाइम दे रखा था आपको लिखने के लिए। अब हम लोग मिटाते हैं। अब सेकेंड डिसऑर्डर पे आते हैं। जब तक मैं मिटाती हूँ तब तक आप रिकॉल कर लो कि मैंने क्या पढ़ा दिया, है ना। चलो, अब सेकंड डिसऑर्डर पे आते हैं। ये क्या है? टेटानी, है ना। इसमें क्या होता है देखो, अब एनसीईआरटी में एक लाइन इसके बारे में दिया हुआ है और उसी लाइन से क्वेश्चन आएगा। अब आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, कौन कॉज करता है, कैसे होता है ना, वो सब एमबीबीएस में आप करोगे। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, एक लाइन सिर्फ एनसीईआरटी में दी हुई है, उसी से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, स्पैज्म, यानी कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन
while contraction in muscles due to low level of Ca2 plus ions in extracellular fluid। क्या लिखा है मैं समझाती हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, है ना। चलो, टिटैनी कैसे होता है, तो ये स्पैज्म के कारण, मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, इसका लिख लो आप फास्ट। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा मसल्स में, क्योंकि वहां पे कैल्शियम जो आयंस बनता है मसल्स में रहता है वो कम होने लगता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से Ca2 प्लस आयन का जो लेवल है वो बहुत कम होने लगता है, इसके कारण ये डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैंने क्या बोला, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा आपके मसल्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे कैल्शियम का जो आयंस है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कम होने लगता है। अब क्यों कम होने लगता है, वाइल्ड कंट्रैक्शन क्यों आता है, ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, वाइल्ड कंट्रैक्शन होता है मसल्स में, और क्यों होता है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ Ca2 प्लस आयंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर? इतना नोट डाउन करो, याद करो इसको, एंड देन थर्ड डिसऑर्डर पे आते हैं। ये हो गया, अब मिटा दो इसको, अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। चलो, दो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आपको बस रिपीट करते रहना है। दूसरा क्या था, टिटैनी। पहला क्या था, याद आ रहा है? बोलो एक बार, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर से बोलो आप। मैं बोलती रहो, जब तक मैं मिटाती हूँ तब तक आप उसे रिवाइज करते रहो। मैंने पहला बताया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्लियर? अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा क्या है, रिगर मॉर्टिस। इसका मतलब क्या होता है, आपने ये देखा होगा, डेथ हो जाता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे मान लो किसी पर्सन का डेथ हो गया, तो उसका जो पूरा मसल्स और बोन्स होता है एकदम टाइट हो जाता है ना। आपने इसको गौर किया होगा कि ये सब पूरा खींचने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे कोई भी एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमारा पूरा सिस्टम हैंग आउट हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, तो वहां पे कोई एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है हमारे सेल्स में। तो क्या होगा, इसके कारण से कोई भी जब एटीपी नहीं बनेगा तो क्या रेस्पिरेशन होगा? भाई एटीपी नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात थी कि अगर एटीपी नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन कैसे होगा। क्लियर? तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, रिगर मॉर्टिस में हम लोग लिखेंगे एक्सट्रीम रैपिड सॉरी, मैंने इसमें थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया। एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ। क्या लिखना है, एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, मतलब डेथ होने के बाद मसल्स में खींचना, तनाव आने लगता है, रिजिडिटी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, नो एटीपी प्रोडक्शन। जब कोई आदमी का, जब पर्सन का अगर डेथ हो चुका है तो क्या उसमें एटीपी बन रहा होगा? सारा सिस्टम तो उसका स्टॉप हो चुका है ना, तो एटीपी कैसे बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो नो एटीपी प्रोडक्शन, सो नो रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब तो ऐसा रीड करोगे तो पता लग जाएगा, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ, तो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। सो नो रेस्पिरेशन। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है इसका भी एक रीजन है। देखो, इसके बारे में रीजन लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे मसल फाइबर्स लीक्स Ca+2 ions in sarcoplasmic reticulum। अब क्यों होता है? अब टाइटनिंग ऑफ मसल्स, या फिर मसल खींचने क्यों लगता है, रिजिडिटी क्यों आ जाती है? क्योंकि मसल फाइबर्स में क्या होता है, कैल्शियम आयंस। आपको पता होगा ना, बोन्स में कैल्शियम आयंस होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मसल्स फटीग होने लगता है। क्लियर? तो इसमें क्या हो रहा है, मसल फाइबर में जो भी आयंस प्रेजेंट है, Ca2 प्लस आयंस, कैल्शियम आयंस,
वो क्या करता है, मसल फाइबर से लीक आउट करने लगता है, बाहर निकलने लगता है, और कहाँ जाने लगता है, प्लाज्मा सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। क्लियर। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा तो आपको सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सारी चीज़ों में कोई भी आपको परेशानी नहीं आ रही हुई है। बहुत इजी टॉपिक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा। क्लियर। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जैसे होता है सेल में, उससे इसमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर। तो इसमें हम लोगों ने तीसरा क्या बात किया, रिगर मोर्टिस, एक्सट्रीम rigidity of muscles after death, no ATP production, so no respiration। इसके कारण से मसल फाइबर लीक्स आउट Ca2 प्लस आयंस इन सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बहुत इजी था, इजी था ना कि ये भी हार्ड लग रहा है आपको, इतना इजी बता रही हूँ, इजी लगना चाहिए आपको। इसे मिटा दूँ, क्वेश्चन बोलिए, डिसऑर्डर थर्ड मिटा दूँ, आपको ऊपर वाला तो दिख रहा था ना, अगर नहीं दिख रहा है तो अब क्लियर विजिबल हो गया होगा। चलो अब फोर्थ नंबर बात करते हैं। फोर्थ डिसऑर्डर पे आते हैं हम लोग। 3 डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ, चलो एक बार रिवाइज करो पहले, फिर जाके आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वहां पे क्या हो रहा था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बन रहा था, जेनेटिक डिसऑर्डर था। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बन रहा था तो नरिशमेंट नहीं हो पा रहा था मसल फाइबर्स का। क्लियर। चलो दूसरा क्या था, टिटैनी। उसमें क्या हो रहा था, बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था मसल्स फाइबर का। क्लियर। हाँ। अब थर्ड क्या था हम लोग का, रिगर मोर्टिस, क्योंकि आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन द मसल्स बिकम वेरी रिजिड। व्हाई, बिकॉज नो एटीपी प्रोडक्शन, नो रेस्पिरेशन। एंड क्यों नहीं होता है, क्योंकि मसल फाइबर लीक्स आउट Ca2 प्लस आयंस इन सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर। चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या पढ़ने वाले हैं, गेस करो। ऑस्टियोपोरोसिस। क्या पढ़ेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखो, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। आपने इसका वर्ड सुना होगा, है ना, सुना सुना लग रहा होगा। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन। और पोरोसिस मतलब, आपको पोरस नजर आ रहा है, पोरोसिस, पोरिस, ये सब सिमिलर वर्ड्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोर। जब बोन में पोर्स आना स्टार्ट बन जाए, जब बोन्स में पोर्स बनना स्टार्ट हो जाए, तो ये डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली एज रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि जैसे जैसे एज होता है लोगों का, वैसे वैसे ये डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। चलो अब इसमें क्या पढ़ना है, ऑस्टियोपोरोसिस में, तो देखो, चलो इतना हो गया। अब देखो, आपने बोन्स का स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब बोन्स किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट्स। तो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट्स वो कितना कंस्टिट्यूट करता है, 60 to 70%, सॉरी 70 to 90%, यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, 70 to 90%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं, रुक जाओ एक मैं समझा रही हूं। देखो, मैंने क्या बनाया, बोन्स का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें मैं ये बता रही हूँ, बोन्स मिलके बना होता है ऑर्गेनिक पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं 70 to 90%। बोन्स में 70 से 90% जो होता है वो इनऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं। क्लियर। अब देखो, इनऑर्गेनिक पार्ट्स क्या करते हैं, हमारे मसल्स को, बोन्स को क्या करते हैं, तो ये मिनरल डेंसिटी रेगुलेट। इनऑर्गेनिक पार्ट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये बोन्स में मिनरल डेंसिटी को रेगुलेट करते हैं। क्या मतलब, मिनरल्स का बनाए रखना, पूरा जो स्टेबल है वो बनाए रखना इनका काम होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। अब इसमें 2-3 हार्मोन्स का नाम याद रखना है। क्लियर। 2-3 हार्मोन्स में आते हैं, पैराथोरमोन, दूसरा आता है कैल्सिट्रॉन, तीसरा आता है एस्ट्रोजन। अब ये 3 हार्मोन्स क्या करता है, पहले आपने इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ।
वरना आप मेरा बात सुनते रहोगे, लिखते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं बताती हूँ। नोट डाउन हो गया, अब देखो क्या होता है। ये सारी चीज़ें किस में हेल्प करती है? बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं बोन्स के, वो कितने परसेंट होते हैं? 70 to 90%। अब इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या करता है? मिनरल डेंसिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। क्या करता है? एक बार और बोलो। मिनरल डेंसिटी को रेगुलेट करता है। अब मिनरल डेंसिटी में रेगुलेशन के लिए 2-3 हार्मोन्स का नाम याद रखना है। ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सेक्शन में ये आता है, बट मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, है ना, इसलिए मैंने डिस्कस करा। तो इसमें आता है पैराथॉर्मोन, कैल्सिट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। क्लियर? अब देखो, अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आपको लगता होगा कि आपने बैलेंस डाइट लिया है, बट नहीं। अगर आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लिया है तो क्या होगा? प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेने से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये नोट डाउन हो गया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। If proper balanced diet is absent, मतलब आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स। आज बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, इग्नोर करना। कभी कभी ऐसा होने लगता है मेरे साथ, अगर 1-2 बार गलत होना स्टार्ट हुआ कुछ स्पेलिंग, तो बार बार रिपीटेशन में होने लगता है, इसको इग्नोर करना। इफ प्रॉपर बैलेंस डाइट इज एब्सेंट और डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स टेक्स प्लेस। अब सुनो क्या हो रहा है। अब मैंने बताया आपको बोन्स के फॉर्मेशन में 2-3 हार्मोन्स का बहुत बड़ा हाथ है, पैराथॉर्मोन, कैल्सिट्रॉन और एस्ट्रोजन। अब अगर मान लो यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस डाइट फूड नहीं ले रहे हैं, क्या होगा? प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड नहीं ले रहे हैं, हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे पोर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब पोर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बोन्स में। पोर्स फॉर्मेशन इन बोन्स बिगिंस। आई होप आपको नीचे वाला दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चलो दिख रहा है आपको। तो क्या होगा? पोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा बोन्स में, और इसके कारण से क्या होगा? मसल्स जो होंगे वो फटीग होना स्टार्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, मतलब तुरंत थक जाना, यहाँ से वहाँ चल रहे हैं थक गए, ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखे होंगे, एज रिलेटेड मैंने बताया शुरुआत में कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे अपनी दादाजी को, दादी जी को, वैसा आप सोच पा रहे होंगे, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इफ प्रॉपर बैलेंस डाइट इज एब्सेंट और डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स टेक प्लेस, तो क्या होगा? पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके कारण से बोन्स जो है वो फटीग हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इट विल लीड टू सम केस में फ्रैक्चर भी होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे लिखना, वहां से कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे लिखना है ना। Pores formation begins and it leads to fatigue and weak. It leads muscles to fatigue and weak. Clear? थोड़ा सा ये इंग्लिश डिसबैलेंस लग रहा है मुझे, लेट मी चेक वन टाइम, है ना। यहाँ पे मैंने बोल रहा था ना, ये इंग्लिश थोड़ा सा मुझे जच नहीं रहा। देखो, एंड इट लीड्स बोन्स फटीग एंड वीक। क्लियर? चलो इतना हो गया। अब लिखो, जब ये बोन्स फटीग और वीक हो जाएगा तो इट विल लीड इन सम केसेस इट मे माइट लीड टू फ्रैक्चर। कई केस में ऐसा होने लगता है कि बोन्स में फ्रैक्चर आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब देखो मैं एक बार रिकैप दे दूंगी, इतना ज़्यादा जो आपको मैंने पढ़ा दिया है उसका रिकैप दूंगी। पहले आपने इतना नोट डाउन करना है, इन सम केसेस इट माइट लीड टू फ्रैक्चर। अब इसके बाद क्या होगा? जब ये देखा गया है वुमेन्स में क्या होता है, 45 to 50 ईयर्स तक मेनोपॉज हो जाता है, उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। क्लियर? तो
तो देखा गया है कि वुमेन्स में जनरली ये केस देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मेनोपॉज हो जाता है 45 to 50 ईयर्स में, पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वुमेन्स में जनरली ये डिसऑर्डर देखा गया है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। क्लियर? लिख लो एक पॉइंट और, एज मोस्ट कॉमन इन फीमेल आफ्टर मेनोपॉज, मोस्ट कॉमन इन फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। तो एक बार रिकैप देती हूँ। ओस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स में पोर का फॉर्मेशन होना। अब इसमें क्या होता है, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा होगा बोन्स किससे मिलके बनता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितने कंस्टिट्यूट करते हैं, 70 to 90%। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, देखो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये किस में रेगुलेशन में हेल्प करता है ना, हार्मोन्स। और हार्मोन्स में हम लोगों ने 3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, पैराथॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, कैल्सिट्रॉन। ये सब किस में हेल्प करता है, बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर हम लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं या फिर हार्मोन का डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा, बोन्स में पोर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब छेद होना स्टार्ट हो जाएगा बोन्स में, है ना। और इसके कारण से जो बोन्स होगा वो वीक हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, एंड इन सम केसेस इट मे माइट लीड टू फ्रैक्चर। क्लियर? अब इसमें जनरली फीमेल्स में देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद ये जो डिसऑर्डर है वो आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होती है, इसीलिए ये वाला डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। सो अभी तक हम लोगों ने 4 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रखा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके बाद टेटानी, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस, एंड उसके बाद हम लोगों ने रिगर मॉर्टिस। 4 डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब 1-2 डिसऑर्डर और बाकी है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। 4th वाला कंप्लीट हुआ, 5th पे आते हैं। चलो इसको मिटा रही हूँ, बहुत टाइम मैंने दिया आपको लिखने के लिए, इसको मिटा रही हूँ। जब तक मिटा रही हूँ उसको टाइम को यूटिलाइज करो। 4 मैंने डिसऑर्डर पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज करो, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं 5th पे, माइस्थीनिया ग्रेविस। देखो मेरे लेक्चर के दौरान आपको इंग्लिश में डिसबैलेंस, सॉरी, ये सब चलते रहेगा, आदत बना लो इसको क्योंकि मेरे साथ हमेशा लिपसिंग मतलब टंग ट्विस्ट हो जाता है बेसिकली, और इंग्लिश में मैं उल्टा पुल्टा लिख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और स्पेलिंग मिस्टेक होते रहेगा, तो ये सारी चीज़ें झेलते रहना। माइस्थीनिया ग्रेविस ये क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहोगे आप, मैं बताती हूँ, सुनो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि जब अपने ही पराये दिखने लगे, सिंपल भाषा में बोलूँ, जब अपने ही पराये दिखने लगे, मतलब खुद का सेल्स ही खुद को मारने लगा। क्लियर? अब देखो जैसे एग्जाम्पल इससे बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे, आपको समझ में बहुत ज़्यादा अच्छे से आने वाला है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब मैंने बताया जब अपने ही पराये दिखने लगे। अब जनरली प्यूबर्टी के एज में क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में क्या होता है, बच्चे को अपने लोग पराये दिखने लगते हैं और पराये लोग अपने दिखने लगते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा होगा, रिलेट भी कर रहे होगे आप लोग, बहुत अच्छे से रिलेट हो रहा होगा। जब अगर मम्मी बोले कि बेटा पढ़ाई कर लो, आप सबसे बूढ़े हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आप मेरे बारे में नहीं सोचते हो, ऐसा बोलो। लेकिन ये अगर फ्रेंड बोले चलो थोड़ा बाहर घूम के आए, तुम बहुत बेस्ट हो, तो ऐसा होता है जनरली। ये डिसबैलेंस हार्मोन का चल रहा होता है इस टाइम पीरियड पे, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है। चलो अब टॉपिक पे आता है। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या पढ़ाना है, तो देखो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब अपने हो जाते हैं पराये तो ये डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? जोक्स अपार्ट, चलो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहाँ अफेक्शन कहाँ पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैम सार्कोप्लाज्मा क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो इसमें आप मुझे कमेंट में बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी सारे टॉपिक्स पे रिलेटेड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो फिर ये वाला जो डिसऑर्डर है वो कल के लेक्चर में स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। सो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर डाउट लग रहा है मुझे कमेंट में बता दो, मैं सेपरेट लेक्चर दे दूंगी उस पर। क्लियर। चलो, कहाँ पे अफेक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के एरिया में इसका अफेक्शन दिखाई देता है। चलो इतना पहले नोट डाउन करो। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, तो यहाँ पे पैरालाइसिस दिखाई देती है, पैरालाइसिस इज सीन, पैरालाइसिस इज सीन, पैरालाइसिस दिखाई देता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, फटीग, इसमें भी पूरा वही है, फटीग होता है, मतलब वीक हो जाता है बोन्स। तो इसमें क्या होता है, पैरालाइसिस दिखाई देता है। अब इस क्यों होता है तो सुनो, आपने पता होगा एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है वो बाइंड करता है ना। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें याद आ रही। एक मिनट मुझे फिक्स करने दो कैमरा, मुझे लग रहा है आपका सही से दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है तो मैं बताती हूँ थी कि क्या बता रही थी कि रिसेप्टर्स जो है वो एसिटाइल कोलिन से बाइंड करते हैं, है ना। इसमें जब ये डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, नो रिसेप्टर विल बाइंड विद एसिटाइल कोलिन, क्योंकि यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब अपने सेल्स खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो जो एंटीबॉडी बन रहा है वो ऑटो एंटीबॉडी जो होगा वो अपने आप सेल्स को ही रिसेप्टर से बाइंड करने नहीं देगा। क्या करेगा, नो रिसेप्टर्स will bind with acetylcholine as the auto antibody मतलब खुद का जो बॉडी सीक्रेट करता है एंटीबॉडी, वो खुद के सेल्स पे मारना स्टार्ट करेगा, मतलब अपने ही सेल्स को हार्म पहुंचाना स्टार्ट करेगा। सो द no receptor will bind with acetylcholine as the autoantibody will destroy its own receptors activity। क्लियर हो रहा है, इजी था। तो फिफ्थ क्या था, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अफेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स जो है वो एसिटाइल कोलिन से बाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है, खुद का एंटीबॉडी बना के, ऑटो एंटीबॉडी जनरेट करके ये क्या करता है, अपने ही रिसेप्टर्स को बाइंड करने से रोक देता है, और इसके कारण से पैरालाइसिस आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में, बोन्स में पैरालाइसिस आना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद एक और डिसऑर्डर बचता है, वो कंप्लीट होने के बाद ये आपका डिसऑर्डर वाला जो पार्ट है वो बाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिकैप। तब तक इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर नेक्स्ट वाला डिसऑर्डर बताती हूँ। चलो लास्ट डिसऑर्डर पे आए, इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करते चलो, नोट डाउन करते चलो, याद करते चलो। चलो अब हम लोग लास्ट डिसऑर्डर पे आते हैं, देन ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको कल के सेशन में आपको ये से याद करके आना होगा, है ना। 6 आर्थराइटिस। आपने आर्थ्रोपोडा का नाम सुना है? आर्थ्रो मतलब क्या होता है, जॉइंटेड। क्लियर। एनिमल किंगडम में आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा होगा। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो यहाँ पे ये आर्थ्रो का मतलब क्या हुआ, जॉइंट्स। और ये राइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन आना, इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स इज नोन एज आर्थराइटिस। इसमें पेन होता है और फटीग होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन मतलब क्या आता है, सूजन। मतलब क्या होता है, सूजन। मतलब जब जॉइंट्स में सूजन आना स्टार्ट हो जाए तो ये डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। चलो इसको बनाओ। एक और बचता है, इसी का टाइप है, उसको मैं बता देती हूँ।
अगर इसके बारे में आपको नोट्स बनाना है तो इसमें लिख सकते हो पेन इन जॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स होगा तो क्या होगा, आर्थराइटिस। मूवमेंट जो होगा, कोई भी चीज का मूवमेंट करना बहुत ही पेनफुल हो जाएगा। क्लियर। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, सूजन आना। जैसे मान लो ये बोन्स है, ये है बोन, यहाँ पे है कैपिलरीज। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ही पेनफुल हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, इसी का टाइप है गाउट। इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस होगी, इसमें भी इन्फ्लेमेशन आएगा, पेन आएगा। क्लियर। इन्फ्लेमेशन आएगा जॉइंट्स में, सब कुछ वही है, लेकिन क्या होगा, गाउट, इसमें लिखो इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। बट ये क्यों होता है, यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिपोजिशन के कारण ये डिसऑर्डर आना स्टार्ट होता है। इसका रीजन दूसरा था, इसका दूसरा है। इसमें क्या था, बोन्स और कैपिलरीज के बीच में सूजन आ रहा था, लेकिन गाउट में क्या है, गाउट में है यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे, इन द जॉइंट्स। क्लियर। ये क्या था, बोन, ये क्या है, कार्टिलेज। सॉरी, मैंने आपको इस पे कैपिलरीज बताया है क्या, एक बार जाके देखना वीडियो को। यहाँ पे अगर कैपिलरीज बताया है तो बेसिकली यहाँ पे बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जो गैप्स में सूजन आना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्थराइटिस। यहाँ पे अगर मैंने इसमें कैपिलरीज लिखा होगा तो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया होगा, मुझे अभी मतलब ध्यान आया कि मैंने गलत बताया। यहाँ पे आपने उसे ठीक कर लेना है, यहाँ पे कार्टिलेज लिखना है। क्लियर। चलो इसमें बात करते हैं, गाउट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस। ये क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स। क्लियर। क्या बताया मैंने, गाउट क्यों आता है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस but it occurs due to the deposition of uric acid crystals in joints. Clear? आर्थराइटिस क्यों हो रहा था, इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा था। जब बोन्स और कार्टिलेज के बीच में सूजन आना स्टार्ट हो जाए तो ये डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाती है। चलो हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं। देखो अब आपने फास्ट फॉरवर्ड में देखना है, एकदम फास्ट में ये रिवीजन होगा क्योंकि अभी सारा डिस्कस हो चुका है, अब रिवीजन करना है हमें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। टिटेनी क्या था, उसमें क्या हो रहा था, इसमें स्पैजम हो रहा था, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। क्लियर, याद आ रहा है, चलो अच्छी बात है, याद आ रहा है। तो दूसरा क्या था, रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस में क्या हो रहा था, जब कोई पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसके सारे जो मसल्स होते हैं वो खिंचने लगते हैं, रिजिडिटी आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो रेस्पायरेशन नहीं होगा। अब रेस्पायरेशन नहीं होगा तो आपको पता है Ca2+ आयन जो बोन्स में प्रेजेंट होते हैं वो लीक आउट करने लगेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। क्लियर। चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। थर्ड मैंने क्या बताया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि पोर्स इन बोन्स, पोर्स इन बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, तो इसमें बोन्स जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दोनों से मिलकर बना होता है। अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जैसे मान लो हॉर्मोन्स है, पैराथॉर्मोन, कैल्सिट्रॉन, एस्ट्रोजन, ये सारी चीज़ें में अगर बैलेंस डाइट हम लोग सही नहीं ले रहे हैं तो अगर डिसबैलेंस आ रहा है हॉर्मोन्स में, ये सारे हार्मोन प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी में नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसमें होगा बोन्स में पोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके कारण से बोन्स जो होगा वो जल्दी फटीग होने लगेगा, वीक हो जाएगा और इन सम केसेस इट माइट लीड टू फ्रैक्चर। अब क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है तो ये जनरली देखा गया है कि फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का जो लेवल है हार्मोन का वो कम हो जाता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको याद आ रहा होगा इसमें। तो जब कम हो जाता है एस्ट्रोजन का हार्मोन तो एक चीज़ ये बताई गई है कि वुमेन में जो होगा वो जनरली ये देखा जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस वाला डिसऑर्डर। क्लियर। लेकिन होता ये मेन में भी है, बट एक रीज़न है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फीमेल्स में देखा जा सकता है। इसके बाद आर्थराइटिस पे आता है। आर्थराइटिस क्या होता है, पेन इन जॉइंट्स,
पेन आना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, सूजन जिसको बोलते हैं हम लोग सूजन। यहाँ पे बोन्स और कार्टिलेज के बीच में इन्फ्लेमेशन होता है। और गाउट इसी का एक टाइप है आर्थराइटिस का। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या था, तो वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर था। उसमें क्या हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था, मतलब डिस्ट्रॉपिन जो जीन होता है, जो डिस्ट्रॉपिन प्रोटीन बनाता है नरिशमेंट के लिए, वो जीन ही खराब हो जा रहा था। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने बताया माइस्थेनिया ग्रेविस। उसमें क्या हो रहा था, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसमें क्या हो रहा था, अपने ही लोग पराए, मतलब अपना ही लोग पराए दिखने लगे, अपना सेल्स बॉडी का अपने लिए हार्मफुल सब्सटेंस बनाने लगे। क्लियर। इसमें क्या था, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अफेक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं एसिटाइल कोलिन से, है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको याद आ रहा है, न्यूरल कंट्रोल। हाँ, न्यूरल मस्कुलर जंक्शन वाला जो पार्ट है वो उसमें ही डिस्क्राइब है। तो देखो उसमें क्या होता है, क्योंकि रिसेप्टर्स जब बाइंड नहीं करेंगे एसिटाइल कोलिन से, तो क्या होगा, वहाँ पे ये जो डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, पैरालिसिस जैसी कंडीशन आने स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में कोशिश किया है इसको डिसऑर्डर वाले टॉपिक्स को पूरा कवर अप करने के लिए। एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन। अगर आपको समझ में आ रहा है या कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है टीचिंग स्टाइल में या कुछ भी, राइटिंग तो कर रही हूँ ठीक, और भी कुछ भी मॉडिफिकेशन में ज़रूरत है आपको, जैसे टीचिंग हो गया, कोई टॉपिक्स और क्लैरिटी के साथ समझना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।